हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं हूं नीतीश शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर फ्रॉम अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनअकैडमी जीत पर। बेटा, आपकी जो प्रतिज्ञा सीरीज है वो लाइव हो चुकी है। ये है उसका पहला लेक्चर, ठीक है। तो प्रतिज्ञा सीरीज के बारे में बेसिकली आपको पहले से पता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। कि इस सीरीज में हम लोग IIT जेईई का जो भी सिलेबस है 11th और 12th का वो पूरा कवर करवाएंगे। बेसिकली ये सीरीज टारगेटेड है IIT जेईई 2026 के लिए। फिर भी जो लोगों का सिलेबस मतलब कंप्लीट नहीं है, या जो लोग मतलब जिनके कॉन्सेप्ट वीक हैं, वो भी इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। जो लोग 12th में, ठीक है, 11th का रिवाइज करने के लिए वैसा है। और जो लोग 11th में जो कहीं से ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट वहाँ पे मतलब उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं ना, तो आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। क्योंकि यार हम लोग मतलब जो प्रॉपर कंटेंट है, आपका एब्सोल्यूट कंटेंट IIT जेईई के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट वो यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। एक वो चीज़ हो गई। और दूसरे लोग जो मतलब कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हैं और मतलब यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो वो लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम यार आज के अपने टॉपिक की, है ना। बेसिकली हमारा सबसे पहले जब कुछ भी स्टार्ट होता है तो पहला चैप्टर ही पढ़ा जाता है, तो वही हमारा केमिस्ट्री का 11th क्लास का पहला चैप्टर है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो उससे हम शुरुआत करेंगे यार, ठीक है। तो चलो ऐसा है कि तुम्हारा हो गया यार मैटर, ठीक है। अब देखो क्या हो गया यार, मैटर हो गया, ठीक है। मैटर पता है सबको क्या क्या होता है, मतलब आम बोलचाल की भाषा में मैटर समझते हैं, मतलब कुछ कहीं हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं मैटर। बट साइंस में बेसिकली हम मैटर किसको बोलते हैं, ठीक है। साइंस में हम बेसिकली मैटर बोलते हैं कि यार सारी चीजें हमारे आसपास, जो कुछ भी हमारे पास है ना, जो कुछ भी हमारे आसपास है, जैसे चाहे तुम ये पेन ले लो, ठीक है, चाहे तुम मेरा माइक लो, चाहे चश्मा ले लो, चाहे बॉटल है, जो कुछ भी हमारे आसपास है ना, उसको हम मैटर बोलते हैं। मैटर किसके बेसिस पे बोलते हैं हम उसको, मैटर हम किसी भी चीज को किस बेसिस पे बोलते हैं कि उसमें कुछ मास है और वो कुछ ना कुछ जगह गिर रही है, यानी कि वॉल्यूम गिर रही है, उसके बेसिस पे हम उस चीज को क्या बोलेंगे यार, मैटर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो तुम कहोगे कि सर क्या बोलते हैं कि तुम्हारा जो पढ़ाई करने का मन है, पढ़ाई ना करने का मन या पढ़ाई करने का मन, उसको मैटर बोलेंगे क्या, नहीं। क्योंकि यार उसको मन क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो बेसिकली जगह नहीं गिरता, या फिर क्या बोलते हैं उसमें वॉल्यूम नहीं है, या कह लो तुम्हारी किसी और के लिए फीलिंग्स हो गई यार, तो वो बेसिकली क्या है, वो भी मैटर नहीं है, क्योंकि वो जगह नहीं गिरता, या फिर मतलब कुछ भौतिक चीज नहीं है ना, वो फिजिकल चीज है ना, तो वो मैटर नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आई तुमको। तो मैटर तो तुम्हारा ये हो गया। अब देखो मैटर का क्लासिफिकेशन, हम अब मैटर के क्लासिफिकेशन पे बात कर लेते हैं कि हम मैटर को कैसे क्लासिफाई मैटर समझ गए ना यार, कि सब चीज जो कुछ भी हमारे आसपास है वो क्या है, मैटर ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे हैव सम मास एंड वॉल्यूम, है ना। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है तुम्हारा, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यार, देखो बेसिकली फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारा क्या होता है। पहले तो हम ये देख लेते हैं क्लासिफिकेशन हमारा पहला फिजिकल और दूसरा केमिकल, है ना। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारा क्लासिफिकेशन होता है यार कि किसी भी चीज को उस बेसिस पे क्लासिफाई करना कि वो कैसी दिख रही है या वो कलर में कैसी है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे किसी चीज को क्लासिफाई करना हमारा क्या कहलाता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। सिमिलरली केमिकल क्लासिफिकेशन हमारा क्या होगा, किसी भी चीज को उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई करना क्या कहलाता है हमारा, केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे मान लो किसी चीज को उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी, या फिर क्या बोलते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करती है, रिएक्टिविटीज के बेसिस पे क्लासिफाई करना, वो क्या होगा हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं कि मैटर को डिवाइड किया गया है तुम्हारा 3 स्टेट में, ठीक है। यहाँ पे जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे किया जा रहा है, स्टेट, स्टेट के मतलब किस स्टेट को बोलते हैं हिंदी में, अवस्था, है ना। तो देखो फिजिकल यहाँ पे जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो इसकी स्टेट के ऊपर किया जा रहा है ना। वो कौन कौन सा है, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, और तुम्हारा क्या होगा, गैस, ठीक है। अब तुम फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब मैटर के कलर के ऊपर भी तो कर सकते थे, है ना, या फिर उसके लस्टर के ऊपर भी कर सकते थे। बट यहाँ पे हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारे IIT के सिलेबस में, वो हम पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेसिस, सॉलिड, लिक्विड और गैस मतलब इसके स्टेट के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखो हम इस चैप्टर में मतलब जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है हम उसकी इतनी ही बात करेंगे, ठीक है। अब मेनली हम क्या पढ़ते हैं यार चैप्टर में, हम पढ़ते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। किस चीज के बारे में, केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे, वो टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है मैटर में, ठीक है, उसके बेसिस पे हम केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो वो क्या है तुम्हारा मैटर, क्लियर है यार, मैटर क्लियर है। अब देखो मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन हम कैसे कर रहे हैं, मैटर को बांटा गया तुम्हारा मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में, ठीक है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब देखो प्योर सब्सटेंस हमारा क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि जिसके जिसके यूनिट पार्टिकल्स, है ना, जिस सब्सटेंस के, प्योर सब्सटेंस क्या होता है हमारा, जिसके यूनिट पार्टिकल्स जिस सब्सटेंस के यूनिट पार्टिकल्स कैसे हों, सेम हो, सेम हो। यूनिट पार्टिकल्स मतलब जैसे कि मान लो एक चीज टुकड़ा है किसी चीज का, ठीक है, तो ऐसे छोटे पार्टिकल्स एक तरह के जिनसे मिलकर कोई चीज बन रही है ना, वो क्या हुआ इसके यूनिट पार्टिकल्स, यूनिट पार्टिकल्स जिनसे मिलकर कोई चीज बन रही है ना। तो प्योर सब्सटेंस क्या हो गया कि जिसके यूनिट पार्टिकल्स सेम हो, वो क्या है हमारा प्योर सब्सटेंस, ठीक है। सिमिलरली मिक्सचर हमारा क्या हो गया, मिक्सचर हमारा हो गया कि यार ऐसा हमारा मैटर, मैटर ही है ना ये,
मिक्सर क्या है, मैटर के हमारा ऐसा मैटर, ठीक है, जिसके यूनिट पार्टिकल्स मतलब जिनसे मिलके कोई चीज बन रही है, ठीक है, जिनसे मिलके कोई चीज बन रही है, यूनिट पार्टिकल, वो क्या हो हमारे, सेम सेम ना हो। क्लियर है बात, सेम ना हो, ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो इसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, फर्दर क्लासिफिकेशन मिक्सर का क्या है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर के बीच में डिफरेंस समझ में आया, क्या क्या डिफरेंस यार, कि यूनिट पार्टिकल्स एक तरह के होंगे तो हमारा प्योर सब्सटेंस, यूनिट पार्टिकल्स हमारे मतलब डिफरेंट टाइप के होंगे तो हमारा क्या हो गया, वो मिक्सर हो गया। अब देखो इसके एग्जांपल देख लो, तुम क्या बोलते हैं, तुम एक मिक्सर है, लेट सपोज तुम्हारे पास दाल और चावल का मिक्सर है, दाल और चावल सबसे आसान एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें दाल चावल का जो मिक्सर है भैया, उसमें जो यूनिट पार्टिकल्स हैं मतलब जिनसे मिलकर मिक्सर बन रहा है, वो अलग अलग तरह के है ना, एक दाल है एक चावल है, तो वहां पे क्या हो गया, वो मिक्सर हो गया, ठीक है। अब ऐसे तुम यार एक एग्जांपल और ले सकते हो, चीनी और पानी का सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें बेसिकली क्या है तुम्हारा, चीनी के पार्टिकल्स और पानी के पार्टिकल्स है, ठीक है। तो यूनिट पार्टिकल्स जिनसे मिलकर मिक्सर बन रहा है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो वो क्या होगा, हमारा मिक्सर हो गया। अब देखो प्योर सब्सटेंस का तुम एग्जांपल ले लो, प्योर सब्सटेंस का तुम एग्जांपल ले लो, तुम्हारा क्या हो गया, कि मान लो तुम्हारी हाइड्रोजन गैस H2 है ना, हमारे पास हाइड्रोजन गैस है एक, लेट सपोज एक बलून में, तो वहां पे जो यूनिट पार्टिकल्स है मतलब जिनसे मिलकर गैस बन रही है, वो H2 के मॉलिक्यूल है ना, तो वो एक ही टाइप के हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा प्योर सब्सटेंस हो गया, ठीक है, ये बात क्लियर। अब देखो मिक्सर हमारा मिक्सर को फर्दर डिवाइड किया गया है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सर में, ठीक है। अब होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर से क्या मतलब है, मतलब ये है कि यार कि ऐसा मिक्सर जिसकी कंपोजिशन क्या हो हमारी यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म, मतलब कि मान लो एक मिक्सर है तुम्हारे पास, ठीक है, इसमें जो कंपोजिशन है मतलब जिससे ही बना हुआ है ना, वो अगर यूनिफॉर्म है तो वो क्या हो गया, हमारा होमोजीनियस मिक्सर। अब कहोगे सर यूनिफॉर्म से क्या मतलब है, यूनिफॉर्म मतलब कि बेटा ऐसे समझो, तुम देखो ऐसे समझो कि मान लो तुमने यहाँ से कुछ निकाला, ठीक है, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम है तुम्हारा, एक यूनिट वॉल्यूम है कोई इतना वॉल्यूम, और इतना ही वॉल्यूम तुमने यहाँ से निकाला, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं, जो डिफरेंट टाइप के हमारे मिक्सचर के वो कंपोनेंट होंगे, है ना, मान लो A+B से मिलकर मिक्सचर बन रहा है, ठीक है। तो जो A+B का रेशियो कह लो, है ना, A+B का रेशियो जो यहाँ पे होगा वही इसमें होना चाहिए, है ना, ए और बी का जो रेशियो यहाँ पे होगा वहीं पे होना चाहिए। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि तुम उस मिक्सचर के कहीं से भी कुछ एक पर्टिकुलर वॉल्यूम निकालो, है ना, तो उसमें जो उसके डिफरेंट टाइप जो कंपोनेंट है, ठीक है, उनका जो अमाउंट है वो सेम होना चाहिए, तब हुआ वो क्या हुआ, यूनिफॉर्म मिक्सचर, ठीक है, यूनिफॉर्म मिक्सचर। और वो किसका एग्जाम्पल है, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर का, ठीक है, यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गया ना, होमोजीनियस, हाँ ठीक है, उल्टा भी बोलेंगे तो भी ठीक है ना। अब देखो हेट्रोजीनियस क्या हो गया यार, इसका जस्ट अपोजिट, इसका एग्जांपल देख लो, तुम्हारा जो होता है एक तो सारे गैसियस मिक्सचर जो होते हैं, सारे गैसियस मिक्सचर क्या होते हैं हमारे, गैसियस मिक्सचर हमारे क्या होते हैं। देखो यार राइटिंग मेरी बहुत बढ़िया है नहीं, तो तुम अपनी भाषा में जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अपनी भाषा में हिंदी में चाहे तो अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। तो देखो सारे गैसियस मिक्सर हमारे क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सर होते हैं, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या हो गया हमारा, हेट्रोजीनियस मिक्सर हो गया हमारा इसका जस्ट अपोजिट, इसका क्या हो गया, जस्ट अपोजिट। ऐसा मिक्सर क्या बोलते हैं जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सर यूनिफॉर्म ना हो, है ना, मतलब हम डिफरेंट जगह से अगर वॉल्यूम कुछ निकाल रहे हैं इस मिक्सर का, तो उसमें जो कंपोनेंट है उस मिक्सर के, ना, उसका अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट आ रहा हो, मतलब ऊपर से निकाल रहा हूँ, लेट सपोज कि ये है मेरे पास एक मिक्सर, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर से कुछ वॉल्यूम निकाला पर्टिकुलर और कुछ नीचे से निकाला ना, तो उसमें जो A+B है ना, उनका अमाउंट अगर सेम नहीं है यहाँ से और यहाँ से निकालने पे, है ना, तो वो क्या हो गया मेरा भैया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो अब हम बात कर लेते हैं प्योर सब्सटेंस की बात कर रही थी कि भैया ऐसा सब्सटेंस जिसके जो यूनिट पार्टिकल हैं वो सारे सेम हो, वो क्या हुआ हमारा, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब उसमें क्या है फर्दर क्लासिफिकेशन हमारा एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड पे हम बात करेंगे यार, है ना। अब देखो एलिमेंट बेसिकली क्या है, एलिमेंट बेसिकली तुम्हारा क्या है एक बार पढ़ लेते हैं, इट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। ऐसा प्योर सब्सटेंस तो है ही, क्योंकि वो क्या है हमारा मैटर का क्लासिफिकेशन है, वहां प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस तो हो गया, है ना, इट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। अब के एग्जांपल देखो तुम, जैसे कि तुम्हारा क्या हुआ है, तुम्हारा हुआ एक सेकेंड, तुम्हारा हुआ कार्बन हो गया, है ना, कार्बन हो गया, तुम्हारा N2 हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गई, तुम्हारा H2 हो गया, है ना, तुम्हारा आयरन हो गया, तुम्हारा मैग्नीज हो गया, है ना। ये बेसिकली क्या है, ये हमारे एलिमेंट है। ये क्यों एलिमेंट है, क्योंकि इनमें जो एटम्स हैं जैसे कार्बन है हो गया, है ना, ये H2 हो गया, है ना, इनमें जो एटम्स हैं वो एक ही तरह के हैं, है ना, तो ये क्या हुए हमारे एलिमेंट हुए, है ना। अब देखो
एलिमेंट्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। हम एलिमेंट्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये इसका एलिमेंट है, उसका एलिमेंट है, किसके बेसिस पे करते हैं हम? उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। हाइड्रोजन का पता है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और हीलियम का 2, तो उन एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं एलिमेंट्स को एक दूसरे से, ठीक है। ये बात क्लियर है? अब देखो, क्लियर है ना यार ये बात? और ये भी बात क्लियर है कि एलिमेंट हमारा क्या होता है कि ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसमें एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट हो। दूसरा, एलिमेंट्स आर आल्सो एग्जिस्ट इन आइसोटोपिक फॉर्म एंड कैन हैव 2 और मोर देन 2 आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप पता है तुम्हें क्या होता है? आइसोटोप देखो बेसिकली 9th 10th में शायद तुमने पढ़ा हो, नहीं पता हो तो यहाँ सीख लेता है। देखो आइसोटोप हमारे बेसिकली क्या होते हैं कि एक ही एलिमेंट के ऐसे डिफरेंट एटम्स है ना, एक ही एलिमेंट के, जैसे समझ लो तुम्हारा कार्बन है, ठीक है, एक ही एलिमेंट जिसके डिफरेंट एटम्स, जैसे क्या C12 है ना, ये हो गया 6 और ये होगा तुम्हारा, बताता हूँ एक सेकंड रुको, C6 और C13 बेसिकली एक सेकंड यार, C6 और C13 है ना, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका मास डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर सेम हो। अब ठीक है, एक ही एलिमेंट के हैं, एक ही एलिमेंट के हैं तो भैया एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा बट मास नंबर डिफरेंट हो सकता है। वो किस बेसिस पे? क्योंकि उसमें किसका डिफरेंस होगा? न्यूट्रॉन का, ठीक है। बेसिकली इसमें एक न्यूट्रॉन ज्यादा होता है इस वाले से, ठीक है। तो आइसोटॉप्स हमारे क्या हुए कि एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका मास नंबर डिफरेंट हो, ठीक है, मास नंबर डिफरेंट हो। मास नंबर बेसिकली हमारा क्या होता है? मास नंबर होता है हमारा सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। बेसिकली आइसोटॉप समझना है यहाँ पे, आइसोटॉप पता लगी ना क्या होता है? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। इन नेचर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हमारे किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं? एटॉमिक फॉर्म में, है ना। बट कुछ एलिमेंट्स हमारे ऐसे हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास मान लो कार्बन है, ठीक है, हमने एक मान लो कार्बन का पीस लिया, या हमने एक लोहे का पीस लिया, ठीक है, आयरन का पीस, है ना। तो उसमें जो हमारा आयरन है वो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जैसे Fe है ना, इस फॉर्म में। और जो हमारा कार्बन है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? कार्बन कार्बन कार्बन, है ना, ऐसे फॉर्म में, है ना, ऐसे समझो, है ना। तो कहने की बात ये है कि मतलब हमारे जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट हैं उनमें जो एटम्स हैं हमारे, वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। बट हमारे कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जहाँ पे जो एटम्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्म मतलब कि ग्रुप ऑफ एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो वो कैसे हैं, वो कौन कौन से एटम्स हैं। अब देखो यहाँ पे मैं सारे एग्जांपल लिखवा दूंगा कि हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनके अलावा जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? यार एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, राइट। देखो तुम, हाइड्रोजन, एक हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। और तुम्हारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तुम्हारा यार? ये N2 की फॉर्म में, ठीक है। अब सिमिलरली तुम्हारा हेलोजन, हेलोजन X2, मतलब जो भी हमारे सारे हेलोजन्स हैं तुम्हारा, चाहे यार फ्लोरीन हो गया तुम्हारा, चाहे क्लोरीन हो गया तुम्हारा, चाहे आयोडीन हो गया, चाहे तुम्हारा ब्रोमीन हो गया, ठीक है। ऐसे ही सारे जो हेलोजन्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। X2 की एक्स हमारा यहाँ पे क्या है? एक्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे हेलोजन्स को, ठीक है। और तुम्हारा ऑक्सीजन, ठीक है, O2, ये भी तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूलर मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करना, ठीक है। मॉलिक्यूल बेसिकली क्या है? हमारा ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। अब देखो तुम्हारा फॉस्फोरस क्या है? तुम्हारा फॉस्फोरस हो गया तुम्हारा P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली तुम्हारा सल्फर है तुम्हारा S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, S8 की फॉर्म में। तो ये हमारे सारे के सारे वो एलिमेंट हैं जो भैया हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनके अलावा जो भी सारे हमारे एलिमेंट हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे यार? एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो आगे की बात करते हैं। अब करते हैं हम यार कंपाउंड की बात है। तो कंपाउंड हमारा क्या है? कंपाउंड बेसिकली हमारा एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है, ठीक है, जो कि हमारा 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के केमिकल कंपोजिशन से मिलकर बनता है, टू बी मोर एक्यूरेट, ठीक है, ऐसे कह सकते हो तुम। अब देखो तुम एक एग्जांपल ले लो कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल ले लो, CaCO3, है ना। ये बेसिकली किससे मिलकर बनता है तुम्हारा यार? कैल्शियम और प्लस तुम्हारा कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, इनसे मिलके बन रहा है ना। इनसे तो मिलके बन रहा है यार, कैल्शियम है तुम्हारा, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, इनसे मिलके बन रहा है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस, ये एक प्योर, अच्छा ये प्योर सब्सटेंस कौन है? इसमें एक एक जो बात लिखी हुई है उसका मतलब समझाता हूँ मैं तुमको। ये प्योर सब्सटेंस क्यों है? ये प्योर सब्सटेंस क्यों है ना, कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस क्यों है? मान लो तुमने एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक वो लिया टुकड़ा, ठीक है, तो इसमें भैया इसके जो यूनिट पार्टिकल्स होंगे वो कौन से होंगे? CaCO3, 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 है ना, CaCO3, है ना। तो इसके यूनिट पार्टिकल्स हैं ना वो एक ही टाइप के हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? इसलिए क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब हम इसको कंपाउंड क्यों कह रहे हैं? क्यों कंपाउंड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 2 या फिर 2 से ज्यादा, यहाँ पे 3 से मिलकर बना है, ये 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस जो है उनके केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि वहां पे बॉन्ड टूटे हैं और नए बॉन्ड बने हैं, ठीक है। केमिकल केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो गया, ठीक है। और कुछ बचा गया इसमें? ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल और के तुम्हारे क्या हो गए?
एक तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट मतलब अथाह एग्जांपल है इसके इनफाइनाइट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हारा ये लिख लिया तुमने, और NaOH, ठीक है, NaCl, HCl, ये बेसिकली क्या है, हमारे इसके कंपाउंड के एग्जांपल है, ठीक है। इनको हम कंपाउंड क्यों कह रहे हैं पता लग गया ना, क्योंकि ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलके बने हैं, और इनको हम प्योर क्या कह रहे हैं, क्योंकि इनके जो यूनिट पार्टिकल्स हैं वो एक ही तरह के हैं, राइट, है ना। अब देखो तुम्हारा क्या बोलते हैं, एलॉय। एलॉय बेसिकली क्या है, एलॉय सबको पता है, बताता हूँ नहीं पता तो ठीक है। एलॉय बेसिकली क्या है, हमारा एक मिक्सचर है यार, वो कंपाउंड नहीं है। एलॉय बेसिकली हमारा होता है कि वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है ना, बट वहां पे जो मिलके बनता है ना, जो एलॉय हमारा, वो केमिकल वो हमारा कंपाउंड इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे जब वो मिलके बन रहा दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, मतलब वहां पे कोई बॉन्ड टूट नहीं रहा, बॉन्ड नया बन नहीं रहा, वहां पे बेसिकली तुम इसको ऐसे बोलो कि बस मेल्ट करके उसको हम मिला दे रहे हैं ना, वो जस्ट एक मिक्सचर है, ठीक है, एलॉय है ना, वो कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो ये बात तुमको याद रखनी है, मतलब अक्सर ये क्वेश्चन मतलब टेक्निकल तुम्हारा पूछा ऐसा एग्जाम में तो नहीं जाता, बट मतलब तुमसे ऐसे जनरली कोई पूछ सकता है, ठीक है। तो ये तुमको कॉमन सेंस के लिए ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है। और देखो, यूनिट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो जिस चीज से मिलके हमारा वो बनेगा कोई कंपाउंड, ठीक है, वो यूनिट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज मॉलिक्यूल। इसका मतलब बेसिकली देखो ऐसे समझो, तुम इसको ऐसा समझो कि कोई तुम्हारा एक कंपाउंड है, समझ लो तुमको कैल्शियम कार्बोनेट अगेन ले लो, एक उसका एक टुकड़ा दे रखा है ना, तो उसका यूनिट पार्टिकल्स होगा, वो होगा हमारा हमेशा मॉलिक्यूल होगा। अब भैया मॉलिक्यूल क्यों होगा, अब सीधी सी बात है, हमको ये पता है कि हमारे कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बनता है ना। अब दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बना है तो हमारा क्या हो गया यार, मॉलिक्यूल हो ही गया, तो उसका यूनिट पार्टिकल हमेशा क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूल होगा। ये तो मतलब बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। और सिमिलरली यूनिट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स हमारा क्या हो गया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, है ना। एटम्स देखो मैंने अभी बताया था कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो मोस्टली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एटॉमिक फॉर्म में, बट हमारे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे मॉलिकुलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, उनको मैंने अभी लिखाया था, देखो यहाँ पे तुम्हारे सारे लिखे पड़े हैं ये ना। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, ये बस मॉलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सारे के सारे एलिमेंट हमारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है। तो तुमको एलिमेंट क्लियर, कंपाउंड क्लियर, ठीक है। और यूनिट पार्टिकल से समझ में आ रहा है ना, मतलब ऐसा पार्टिकल जिससे मिलकर कोई चीज बन रही है ना, इस चीज को हमेशा याद रखना, ये अभी तुम्हारे बहुत काम आएगी, ठीक है। और बेटा ये जो चीज है ना तुम जो पढ़ रहे हो, एलिमेंट, कंपाउंड और मॉलिक्यूल, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, और मुझे नहीं लग रहा कि अब इस तरीके से बताने के बाद तुमको कोई इसमें कंफ्यूजन रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो तुम, अब मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब देखो बात ऐसी है कि तुम्हारी जो भी मतलब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे कि मान लो हाइट है या फिर डिस्टेंस है, हाइट है तुम्हारी, डिस्टेंस है, या फिर स्पीड है, लिख लेते हैं एक बार। हाइट हो गई, हाइट हो गई तुम्हारी, डिस्टेंस है ना, हाइट हो गई तुम्हारी, डिस्टेंस है, स्पीड है, स्पीड है, ठीक है। इनको हम मेजर करते हैं ना यार, इनको हम मेजर करते हैं बेसिकली किसमें, मीटर हो गया हमारा, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, है ना। और डिस्टेंस है हमारी, डिस्टेंस को, और हाइट को हम मीटर में भी करते हैं, डिस्टेंस को भी मतलब मीटर में करते हैं, और क्या बोलते हैं, किलोमीटर में करते हैं। और स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर में करते हैं, और मीटर पर सेकंड में करते हैं। ये हमारी सारी चीजें हैं, है ना। अब देखो, अब देखो फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ रहा है, मतलब ऐसी चीजें जिनको हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। मेजरमेंट बेसिकली हम फिजिकल क्वांटिटीज का पढ़ रहे हैं ना। अब देखो, तुम क्रिकेट मैच सारे देखते हो, क्रिकेट मैच सारे देखते हो, है ना, उसमें तुमने देखा होगा कि जो बॉल होती है हमारी, बॉल की स्पीड, वो बॉल की स्पीड हमारी दो तरह से दी जाती है, एक तो दी जाती है हमारी किलोमीटर पर आवर में, और दूसरी हमारी दी जाती है माइल पर आवर में, ठीक है। कि तुम कहोगे कि सर ये एक तो होती है हमारी किलोमीटर पर आवर में, और दूसरी होती है हमारी माइल पर आवर में, ठीक है। तो इनका मतलब, इसका मतलब क्या, किलोमीटर पर आवर तो हम समझते हैं, और ये एमपीएच क्या होता है, एमपीएच बेटा बेसिकली क्या है तुम्हारी, ये भी एक स्पीड की दूसरी यूनिट है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, एमपीएच, ठीक है। ये भी तुम्हारी क्या है, बेसिकली दूसरी यूनिट है स्पीड की, है ना। अब तुम कहोगे सर ये दूसरी यूनिट का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो बेटा दूसरी यूनिट का मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। देखो, जब जो साइंटिस्ट मतलब इनिशियल कैलकुलेशन कर रहे थे ना, इनिशियल कैलकुलेशन मतलब वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, तो उन्होंने सबने अपनी अपनी यूनिट का सिस्टम बना रखा था रेफरेंस का, कि मान लो कहीं किसी पार्ट में दुनिया की कैलकुलेशन हो रही है, वहां पे बोल रहे हैं कि हम 1 किलो को इतना बोलेंगे, और दुनिया के किसी अलग पार्ट में कैलकुलेशन हो रही है, पहले सब एक दूसरे को नहीं जानते थे ना दुनिया के एक दूसरे अदर अदर पार्ट में, तो वहां पे वो 1 kg मतलब या फिर कुछ और बोल रहे होंगे, तो इतनी चीज को इतना बोल रहे हैं, मतलब उनके रेफरेंस अलग होंगे, और जो इस पार्ट में है लोग उनके रेफरेंस अलग होंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब देखो वैसे ही क्या है कि हमारा जो इंग्लैंड वाला पार्ट था, ठीक है, वहां पे जो सिस्टम चलता था यूनिट का, वो चलता था हमारा इंग्लिश सिस्टम, ठीक है, वो चलता था हमारा इंग्लिश सिस्टम। और जो हमारा फ्रांस वाला पार्ट था, ठीक है, वहां चलता था मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। ये दो सिस्टम थे पहले इनिशियली हमारे मेजरमेंट के, ठीक है, इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम, है ना। अब देखो, ये जो इंग्लिश सिस्टम था ये मतलब कुछ ही जगह एक्सेप्टेड था, मतलब इंग्लैंड या उसके आसपास वाले एरिया में, बट ये जो मैट्रिक सिस्टम था ये मतलब वाइडली एक्सेप्टेड था, ठीक है।
बेसिकली हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं यार, देखो अगर तुम मतलब जोन आउट हो रहे हो तो मैं बता रहा हूँ तुमको, बेसिकली हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं आसपास है ना, जो भी हम मतलब मेजरमेंट की बातें करते हैं, तो उनकी यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इंग्लिश सिस्टम समझ में आया, मैट्रिक सिस्टम समझ में आया, ठीक है। अब देखो इंग्लिश सिस्टम कहाँ चलता था, इंग्लैंड में, समझ में आ रहा है ना। मैट्रिक सिस्टम हमारा फ्रांस में चलता है ना, कहाँ पे, फ्रांस में, फ्रांस, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है हमारा एसआई सिस्टम, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, एसआई सिस्टम। अब देखो ऐसा है कि मान लो एक पार्ट में, जैसे कि इंग्लिश, इनका एग्जांपल लेते हैं ना, इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं ना। मान लो इंग्लिश सिस्टम में हम मीटर को बोलते हैं इतना, मीटर मतलब इतनी अगर कोई चीज होगी उसको मीटर बोलेंगे हम, ठीक है। और मैट्रिक सिस्टम है ना, उसमें हम मान लो मीटर को बोल रहे हैं कि भैया इतना होता है, इतना होता है मीटर, है ना। तो मान लो कि फ्रांस से कोई इंग्लैंड गया, फ्रांस से कोई इंग्लैंड गया कि भाई मेरे को 1 मीटर कपड़ा दे दे, है ना, मेरे को क्या सिलवाना है, पैंट सिलवाना है ना। तो भैया वो तो दे देगा 1 मीटर कपड़ा, वो तो दे देगा 1 मीटर कपड़ा, क्योंकि उसके हाथों मीटर इतना होता है। पर वो लेने गया था कपड़ा किसके लिए, पैंट के लिए, और बन क्या जाएगा, हाफ पैंट बन जाएगा, ठीक है। हाफ पैंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यार हमको कोई एक ऐसा यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ यूनिट चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हो, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हो, या फिर उसकी यूनिट सबको पता हो, ठीक है। तो ऐसा एक सिस्टम बनाया गया यूनिट्स का, जहाँ पे क्या बोलते हैं, कुछ रेफरेंस बनाया गया कि हम इतनी चीज को 1 मीटर बोलेंगे या इतनी चीज को 1 किलोमीटर बोलेंगे, और ये पूरे वर्ल्ड में सब माने जाएंगे, सब इस चीज को मानेंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको इस चीज से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट यू शुड नो यार कि मतलब कैसे चीजें वर्क करती हैं ना। तो एसआई सिस्टम समझ में आ गया। अब देखो, अब बेसिकली क्या है कि एसआई सिस्टम में हमारी मतलब 7 मतलब बेसिक क्वांटिटीज बनाई गई डिफरेंट चीजों को मेजर करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारा लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, या फिर क्या बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। उसको मेजर करने के लिए हमारी 7 बेसिक यूनिट बनाई गई। उसके अलावा तुम जो भी चीजें पढ़ते हो, जैसे तुम्हारा मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, है ना, उन सब की यूनिट बेसिकली हमारी इन सारी चीजों से ड्राइव होती है, ठीक है। इन सारी चीजों से ड्राइव होती है ना। तो ये बेसिकली क्या है हमारी कि 7 हमारी बेसिक एसआई यूनिट्स हैं, है ना, 7 कितनी, 7 एसआई बेसिक यूनिट्स है ना। इन सबको यार बेसिकली देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, बट तुम यहीं से देख लेना इसको, मतलब तुम एनसीईआरटी अगर तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे तो वो अलग चीज है ना। तुम यहीं से देख लेना कि लेंथ की यूनिट क्या है हमारी, लेंथ की यूनिट तुम्हारी क्या होती है, मीटर होती है। इसका सिंबल क्या है, सिंबल फॉर क्वांटिटी, लेंथ के लिए सिंबल एल है, ऐसे मास के लिए सिंबल एम है ना। और सिंबल फॉर यूनिट, इनकी यूनिट के लिए ये यूनिट का नेम है, और यूनिट का सिंबल मास किलोग्राम है ना। सेकंड के लिए, ये टाइम के लिए क्या है हमारा, सेकंड सिंबल होता है ना, टाइम के लिए सिंबल ये होता है टी, है ना, और सेकंड के लिए सिंबल ऐसे है। तो ये सारी चीजें तुमको एक बार देख लेना, ठीक है। मैं बेसिकली तुमको बता रहा हूँ कि चीजें कैसे वर्क करती हैं, और मतलब यूनिट का इसका मतलब क्या है ना, कि 7 बेसिक यूनिट का मतलब क्या है, और बाकी सारी यूनिट्स मतलब कैसे ड्राइव होती हैं इससे, ऐसे देखो, ऐसे ड्राइव होती हैं। मान लो तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस इजकल टू तुम्हारा क्या होता है, सॉरी स्पीड इजकल टू तुम्हारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या है तुम्हारी यार, डिस्टेंस की यूनिट क्या है तुम्हारी, मीटर, है ना। और टाइम की यूनिट क्या है तुम्हारी, सेकंड, है ना। तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी तुम्हारी, मीटर, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ऐसे क्या बोलते हैं, हमारी बाकी सारी जो चीज़ें हैं फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनकी यूनिट ऐसे निकालते हैं हम, जो हमारी बेस यूनिट था उन यूनिट से ड्राइव करके। क्लियर है बात, है ना। अब देखो, अब ये क्या है तुम्हारा प्रीफिक्स यूज्ड इन द एसआई सिस्टम, ठीक है। एसआई सिस्टम जो हमारा यूनिट्स का है उसमें प्रीफिक्स यूज कैसे करे जाते हैं, अच्छा ऐसे देखो उसको, ये बात नोट कर लेना, ठीक है। नहीं वैसे नोट करने वाली है नहीं, तुम समझ गए हो तो इट्स ओके, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास अगर है 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है, अगर तुम्हारे पास 1 मीटर है किसी चीज का, ठीक है, मतलब लेंथ का ही होगा, है ना। तो मान लो कोई एक लकड़ी है 1 मीटर की, ठीक है। अब मैं बोलूँ क्या बोलते हैं, इसको डेका मीटर में कन्वर्ट करें ना, डेका, डेका का मतलब क्या है उसका, अगर मैं उसको 1 मीटर को डेका में बोलूंगा तो वो क्या होगा 10, है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा उसको क्या हेक्टो में कन्वर्ट करो, हेक्टो में कन्वर्ट करो, तो वो क्या हो जाएगा मेरा 10⁻², है ना। बेसिकली 1 मीटर जो है ये इक्विवेलेंट है हमारे 10 डेका के इक्वल है ना। और ये किसके इक्वल है, हेक्टो के इक्वल, ठीक है। अभी सिमिलरली मैं बोलूँ क्या बोलते हैं कि तुम इस 1 मीटर को, इस 1 मीटर को तुम सेंटी में कन्वर्ट करो, सेंटी में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, उससे पहले, हाँ ठीक है, सेंटी में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 10⁻², और डेसी में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 10⁻⁻1, ठीक है। बेसिकली ये जो प्रीफिक्स है इनका मतलब ये है कि वो जो चीज़ है कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी, ठीक है, वो 10 की कितनी पावर में है, ठीक है, या फिर मतलब 1 मीटर के रिस्पेक्ट में, एक के रिस्पेक्ट में उस पर कितनी पावर लग रही है, ठीक है। तो तुमने लिखा हुआ देखा होगा क्या बोलते हैं 1 सेंटीमीटर, जैसे 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या होगा 10⁻²टू हमारा मीटर है, ठीक है। अब बात किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, एक के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, एक के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं।
तो वो बात तुम्हारी होगी, ठीक है। अब देखो, अब देखो साइंटिफिक नोटेशन यार, साइंटिफिक नोटेशन की बात कर लेते हैं हम। साइंटिफिक नोटेशन ऐसे समझो, तुमको ये पता है कि हम जब केमिस्ट्री में बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ते हैं यार, तुम्हारे मॉलिक्यूल्स है ना, या फिर एटम्स या फिर आयंस के बारे में पढ़ते हैं ना। तो बेटा ये तुमको पता है कि ये बहुत छोटे होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में, है ना। और इनका मास कितना होता है, बहुत ही कम, बहुत ही कम, मतलब इजीली मेजर नहीं किया जा सकता, मतलब उसके लिए हाई कैलिबर की मशीन्स लगती हैं, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल मैं तुमको देता हूँ, है ना। अगर तुम कहो कि तुम्हारे पास 2 ग्राम, 2 ग्राम तुम्हारे पास H2 है, ठीक है, H2 है, हाइड्रोजन है ना। तो इसमें पता कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो बेटा इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, कितने कितने हाइड्रोजन में हमारे 2 ग्राम हाइड्रोजन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैं H2 की बात कर रहा हूँ तो मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे हमारे कितने, 2 ग्राम हाइड्रोजन में, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलूँ कि अगर मेरे पास एक एटम है हाइड्रोजन का, ठीक है, तो उसका मास कितना होगा, तो इसका मास पता है कितना होगा तुमको 0.003 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ठीक है। और ये है तुम्हारा ग्राम, ठीक है। तो बेटा एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है इतना, ठीक है। तो तुम देख रहे हो क्या बोलते हैं कि अब हमारा इनका मास है ये इतने छोटे यूनिट्स का होता है ना, या फिर इनके नंबर्स इतने ज़्यादा बड़े मैग्नीट्यूड के होते हैं, बट हमको कैलकुलेशन तो करनी थी, है ना, मतलब साइंटिस्ट को। तो इस चीज़ को हैंडल कैसे किया जाए, मतलब अगर मैं तुमसे बोल दूंगा इनको, अगर सिंपल जो तुम्हारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं कि इन पे एडिशन या इन पे सब, मतलब अगर तुमसे बोलूँ कि 2 हाइड्रोजन एटम का मास जोड़ दे, तो मतलब समझ रहे हो पसीना आने लगेगा कि सर मैं कैसे करूँ, मतलब इतना बड़ा लिख के तुम फिर करोगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा बेसिकली लाया गया साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब देखो साइंटिफिक नोटेशन वैसे क्या होता है कि मान लो तुम्हारा कोई नंबर है, ठीक है, उसको n इंटू 10 टू द पावर n की फॉर्म में, n इंटू 10 टू द पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हमारा क्या होता है यार, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है, ठीक है। अब देखो देखेंगे जो हमारा n होता है, जो हमारा n होता है यार, n बेसिकली हमारा क्या है, एक हमारा इंटीजर है ना, इंटीजर है ना। ये इंटीजर, ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जो स्मॉल n है, ठीक है, जो हमारा स्मॉल n है। और जो हमारा जो ये n है, ये n बेसिकली हमारा क्या है, लेस देन 10, है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इस वाले n की वैल्यू है, इस वाले n की जो वैल्यू है ये हमारी 1 और 10 के बीच में हो सकती है, ठीक है, मतलब 10 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं होना चाहिए। और इंटीजर इसकी जो वैल्यू है ये हमारी प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो ऐसे समझो तुम, व्हाट इज दिस, ऐसे समझो कि मान लो तुम्हारे पास है 2.3052, है ना। अब तुमको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ना, तो तुम कैसे लिखोगे, तुम कैसे लिखोगे, ओ वेट, ये मैंने गलत एग्जांपल दे दिया, है ना। मान लो तुम्हारे पास है, ठीक है। अब इसको तुमको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो तुम बेसिकली क्या करोगे कि तुम इसको 2.3052, है ना, इंटू 10 टू द पावर 2। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली तुमने जितने डेसिमल प्लेस ये इधर खिसकाया है, ठीक है, उतने जीरो 10 पे लग गए, 10 पे मतलब उतनी पावर लग गई है, ठीक है। जब हम लेफ्ट खिसकाएंगे डेसिमल पॉइंट को, तो हमारे मतलब पावर पॉजिटिव में बढ़ेगी, ठीक है। अभी सिमिलरली देखो इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो तुम्हारे पास है ये 0.11568, ठीक है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में तुम कैसे लिखोगे यार, कि अगर हम जीरो को, डेसिमल पॉइंट को हम राइट खिसका रहे हैं, ना, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 1.1568 इंटू 10 टू द पावर -1, ठीक है। अब देखो यार ये सिमिलरली दोनों चीजें सेम लिखी हुई हैं, ठीक है। अब तुम इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ये चीज कैसे हो जा रही है, इसका देखो एग्जांपल, इसको मतलब खुली आंखों से देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अब 10 टू द पावर -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ 1.1568 इंटू 10, ये बाई 10 टू द पावर -1 मतलब ये 10 नीचे है ना। अब तुम इसको 10 से डिवाइड करोगे तो वापस तुम्हारा क्या आ जाएगा 0.01568, ठीक है। अगर बेटा तुमको ये सब चीज़ें आती हैं तो तुम मतलब 2x पे करके स्किप करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी बहुत लोगों को आई नो ये चीज़ें नहीं आती हैं, स्टार्टिंग में जब मैं खुद जेई की प्रिपरेशन करने गया था तो मेरे को भी नहीं आती थी, ठीक है। तो वो चीज़ है एक, ठीक है। अभी सिमिलरली देखो तुमको अगर पीछे वाली बात में अगर इन केस कंफ्यूजन हो तो तुम देखो
कि ये जो चीज़ तुम्हारी ऐसे लिखी हुई है, ये वाला जो हमने कैलकुलेट करा था इससे, कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको लिखा था ना, अब तुम वापस इसको भी, इसको यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। कैसे कि अगर तुम्हारा ये 10⁻² का मतलब क्या हुआ, तुम्हारे 100 लिखा हुआ है ना, अब तुम 100 का मल्टीप्लाई करोगे बेसिकली इसमें, तो तुम्हारा वापस यही आ जाएगा 230.52, है ना। आई बात समझ में, आई बात समझ में यार, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब समझ में आया, है ना। अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा 10 हो जाए, ये जो n की वैल्यू है ये हमारी 10 हो जाए, ये अगर 10 हो जाए, ये वाली जो n की वैल्यू है ना, तो फिर हम इसको 10⁻² क्यों 10⁻³ ना लिख देंगे, है ना। इसलिए मैं बोल रहा था कि जो हमारी n की वैल्यू हमारी 10 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो, अब हम बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन साइंटिफिक मतलब नोटेशन की फॉर्म में जो नंबर रहते हैं उन पे, है ना। साइंटिफिक हमारी जो फॉर्म है, जैसे कि मान लो कोई नंबर है तुम्हारा कि 2.36 इंटू 10⁻⁻², है ना, और कोई नंबर है हमारा 30.62 इंटू 10⁻⁻3, है ना। अब इनको बोल रहा है कि हम मतलब सबसे पहले हम सीख लेते हैं एडिशन की बात कर लेते हैं, है ना। एडिशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि हमको इन दोनों नंबर को बेसिकली जोड़ना है ना, इन दोनों नंबर को बेसिकली हमको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यार जो पावर है हमारी 10⁻⁻² है, यहाँ पे 10⁻⁻3 है, इन पावर को हम बेसिकली क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। अब देखो कैसे करेंगे सेम, ठीक है। मैंने बोला था जब हम लेफ्ट में ले जाते हैं डेसिमल प्लेस को, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा एक पॉजिटिव मतलब 10 की पावर बढ़ जाती है ना। अब इसमें 10 की पावर बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10⁻⁻² हो जाएगा, ये बेसिकली नेगेटिव है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2.36 इंटू 10⁻⁻², है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा यार, इधर आएगा डेसिमल प्लेस तो क्या आएगा 3.062, है ना, इंटू 10⁻⁻², है ना। अभी तुम इसको जोड़ सकते हो, ठीक है, इजीली। तो ये है तुम्हारा एडिशन कैसे करना है ना। अभी सिमिलरली तुमको मतलब सबसेक्शन में भी सेम चीज करनी पड़ेगी, मतलब घटाने में भी तुमको बेसिकली क्या करना है कि जो तुम्हारी पावर है भैया उसको सेम करना है, ठीक है। नहीं तो नहीं घटा पाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, मतलब साइंटिफिक फॉर्म में अगर तुमको कैलकुलेशन करनी है ना। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं एडिशन की, और सब्सट्रैक्शन के लिए भी सेम ही चीज है। क्या है, सेम चीज फॉलो करनी है, ठीक है। अब देखो थोड़ा हम बात कर लेते हैं किस पे यार, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि तुम्हारा लेट सपोज तुम्हारे पास दो नंबर हैं 6.2 इंटू 5.1, ठीक है, इंटू वेट यार 6.2 इंटू 10⁻, लेट से 5, और यहाँ पे तुम्हारा दूसरा नंबर है कि 1.1 इंटू 10⁻ तुम्हारा 8, ठीक है। अभी इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं इन नंबर का तो कैसे रिजल्ट आता है उसको कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो तुम्हारा 6.2 और ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.2 और 1.1 को, है ना, तो तुम्हारा बेसिकली क्या आ जाएगा 6.2 और ये हमारा 6.2, ठीक है। इसको हटा देंगे, अरे यार एक सेकेंड, ठीक है यार, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 6.82 इंटू 10⁻, 8 और 5 13, ठीक है। 8 और 5 13 बेसिकली जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तुमको पता होगा ये पावर्स जो होती है हमारी वो ऐड हो जाती है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, और बाकी जो मल्टीप्लीकेशन है ये ऐसा का ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे, और जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड होके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब तुम इसका एग्जाम्पल देखो दूसरा ऐसा ले लो, मान लो ये तुम्हारा 6.2 इंटू 10⁻5 होता, और ये होता तुम्हारा ये सिमिलरली होता 1.1 इंटू 10⁻ तुम्हारा होता -8, ठीक है। तब तुम क्या करते यार वहाँ पे, तब तुम बेसिकली वहाँ पे क्या करते कि मल्टीप्लाई में जो आ रहा था मतलब इन दोनों का वो तो तुम ऐसे लिख लेते, क्या आ रहा है 6.82, ठीक है। और यहाँ पे पावर जब ऐड होंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 बढ़ा है, ठीक है, तो 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻3, ठीक है। बेसिकली 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारा -3, ठीक है। अब देखो तुम डिवीजन की बात कर, मल्टीप्लिकेशन की बात हो गई यार ये, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं अब हम बात कर लेते हैं किसकी, डिवीजन की, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास है 2.7, है ना, इंटू 10⁻⁻5, है ना, और ये है तुम्हारे पास 5.5 इंटू 10⁻, क्या है तुम्हारा ये, लेट सपोज 8 है, ठीक है।
अब क्या करेंगे हम इसको, मतलब बेसिकली देखो अब ये ऊपर जाएगा, 10⁻⁸ ऊपर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 10⁻⁸ ऊपर जाएगा, ये प्लस का हो गया, और वो ऊपर माइनस है तो क्या आ जाएगा 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली ऊपर जाएगा तो ये प्लस की हो जाएगी इसकी पावर, और ये क्या है हमारा नेगेटिव है, तो ये हमारी पावर किसकी नेगेटिव में ही रहेगी ऊपर, ये तो है, हाँ ठीक है। तो क्या होगा हमारा 10⁻3। और देखो जब तुम इसको करोगे सिंपल, जो नंबर हम डिवीजन करते हैं 2 पॉइंट्स, ये हो गया तुम्हारा, एक सेकेंड 27 डिवाइड बाई तुम्हारा 55, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना यार, मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं हम, एक 0 इधर ले लेते हैं ना, डिवाइड बाई 55, ठीक है, इंटू 10⁻, तुम्हारा हो गया 2, मतलब बेसिकली एक 0 हमने इसमें से इधर ले लिया, ये आ जाएगा तुम्हारा यार 4.909 इंटू 10⁻², ठीक है। ये बेसिकली तुम्हारा क्या हो गया डिवीजन का, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब बताने वाली नहीं है, बट फिर भी बच्चों को दिक्कत होती है, तो यार उसके लिए हम एक बार इन सब चीज़ों को देखना जरूरी है ना, ठीक है। अब देखते हैं तुम्हारा आगे क्या, साइंटिफिक नोटेशन समझ में आ गया, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में यूज़ कैसे करते हैं वो तुमको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो अगला हमारा क्या है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि लेट सपोज तुम्हारे पास एक रॉड है, ठीक है, तो बहुत टेढ़ी रॉड हो गई, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, इसकी लेंथ तुमको बताई गई है कि भाई इसकी लेंथ है तुम्हारी 2 मीटर, ठीक है, इसकी लेंथ तुम्हारी 2 मीटर है ना। अब तुम इसको एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई कर रहे हो, लेट सपोज तुम्हारे पास एक स्केल है ना, उसकी लेंथ को तुम वेरीफाई कर रहे हो है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि तुमने लेट सपोज उसकी लेंथ 2 बार मेजर करी, ठीक है, मान लो एक बार आई तुम्हारी 1.92 है ना, दूसरी बार आई तुम्हारी 1.93 है ना, और क्या बोलते हैं, तो और लेट सपोज तुम एक दूसरे बंदे ने, ये है तुम्हारा ए बंदा और ये तुम्हारा बी बंदा, ठीक है। अब इसने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, इसने एक्सपेरिमेंट किया दूसरे वाले बंदे ने ना, अब इसने नापा उसको लेंथ, मतलब रॉड की लेंथ को, यही 1.99, ठीक है। तो देखो प्रेसिजन और एक्यूरेसी का मतलब क्या है, एक्यूरेसी मतलब कि जो तुम वैल्यू मेजर कर रहे हो है ना, प्रैक्टिकल वैल्यू जो तुम मेजर कर रहे हो, वो तुम्हारी एक्यूरेट वैल्यू जो है लेंथ की 2 मीटर है ना, उसके कितने पास आ रही है। जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है जो हम मेजर कर रहे हैं ना, जो हम सॉरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जिसको जो हम मेजर कर रहे हैं, वो हमारी एक्चुअल वैल्यू के कितने पास है ना, तो वो क्या हुई हमारी एक्यूरेसी हुई, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो मान लो हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस चीज़ को नापने के लिए है ना, तो वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है जैसे 1.92 और 1.93 है ना, वो जितने पास होंगी उनको हम क्या बोलेंगे यार, प्रेसिजन, ठीक है। अब करेंगे हम क्या बोलते हैं किसकी बात, इसकी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम की, ठीक है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम क्या है, ठीक है, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स तुमने मतलब और तुम यूट्यूब वगैरह पर कहीं कहीं देखते रहते हो कि ये पार्टिकल्स हैं एटम्स में, अंदर और पार्टिकल्स मिलते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं पॉजिट्रॉन, और भी मतलब कुछ पार्टिकल्स तुम पढ़ते रहते हो, ठीक है। तो उन सबको छोड़ो, जो हमारे सिलेबस में है वो हमारा क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये बेसिकली क्या हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये पार्टिकल किस में पाए जाते हैं हमारे यार, इसमें एटम में, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा एटम, ठीक है, ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें कौन क्या क्या पाया जाता है, हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तुम्हारे इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं भैया, ये जो बाहर की शेल होती है यहाँ पे क्या पाया जाता है, हमारा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना। तो ये उन्हीं के बारे में डिटेल्स लिखी हुई है तुम्हारी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो तुमने अभी तक नहीं पढ़ी है ना, और बहुत सारी मतलब पढ़ने की मतलब ऐसे जरूरी नहीं है, बेसिक साइंस से तुमको पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखो वैसा है, और जो तुमको यहाँ पे ना समझ में आए, बेसिकली जो यूनिट्स लिखी हुई हैं या फिर जो भी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है वो आगे फर्दर लेक्चर्स में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि सर ये क्या लिखा है हमको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई, प्रोटॉन का पी और न्यूट्रॉन का भैया तुम्हारा स्मॉल एन, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, इन पर जो चार्ज की एक्चुअल वैल्यू होती है वो तुम्हारी होती है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पे होती है -1.602, इसको हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा एक्जैक्ट लिख रखा है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है -1 और प्रोटॉन का +1, ठीक है, मतलब एक दूसरे के कंपेरिजन में। और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 0, ठीक है। और किलोग्राम में इनका मास दे रखा है, किलोग्राम में है ना, और इनका मास एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा है, और अप्रोक्स, और ये एटॉमिक मास यूनिट का ये मास है, ये मतलब इसको अप्रोक्सीमेट करके दे रखा है मास, ठीक है। तो वो वैसा है, तो इन पे बात होगी हमारी। अब देखो तुम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम है ना, ये हमारा लेट सपोज एक एटम है एक्स, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ होता है इसका जेड और यहाँ होता है हमारा इसका ए, है ना। तो अब एक एक बात करी जाएगी कि हमारा जेड क्या है और एक्स क्या है और ए क्या है। एक्स बेसिकली तुम्हारा यार यहाँ पे है
कोई भी एक जनरल आइटम, ठीक है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली जनरल आइटम को, ठीक है। तो जेड हमारा क्या हो गया यहाँ पे, जेड हो गया हमारा एटॉमिक नंबर, है ना, जेड हो गया हमारा यहाँ पे एटॉमिक नंबर यार, ठीक है, जेड हो गया हमारा एटॉमिक नंबर। और इसको ये किसके इक्वल होता है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, ठीक है। और हमारा ये है यार ए, ये है तुम्हारा क्या है, मास नंबर है ना, मास नंबर। ये किसके इक्वल होता है तुम्हारा, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा बहुत बढ़िया। अब देखो तुम क्या ऐसे लिख सकते हो, क्या बोलते हैं, ए को तुम ऐसे ही लिख रहे हो ना, ए इक्वल टू तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। अब देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को तुम ऐसे लिख सकते हो ए माइनस जेड। जेड हमारा क्या है बेसिकली, जेड हमारा क्या है, जेड हमारा क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है ना। तो मैं क्या एन पी को यहाँ पे जेड लिख सकता हूँ, नहीं, ठीक है, आई बात समझ में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारा क्या हो गया, ए माइनस जेड, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है बात। अब देखो तुमको ये पता है, ये बात पता होनी चाहिए यार कि एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और प्रोटॉन के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि प्रोटॉन का नंबर कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट, ठीक है, मतलब सॉरी न्यूट्रॉन का नंबर है वो डिपेंड नहीं करता मतलब कि किसके इक्वल होगा, किसके ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके लिए मतलब एक अलग प्रॉपर्टी है, वो हम बेसिकली अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि मतलब कैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो डिसाइड होता है किसी हमारे एटम में कितने प्रेजेंट होंगे ना। तो बेसिकली तुमको ये बात याद रखनी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ एटम, इन अ न्यूट्रल एटम, ठीक है, इन अ न्यूट्रल एटम, ठीक है, ये बात पता है, ठीक है। अब इस पे बेसिकली थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं यार, मतलब ये बस तुमको ये बात याद रखनी है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस जेड, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, है ना। अब देखो तुम क्या बोलते हैं कि तुम्हारे पास है ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ एटम, ठीक है, ये तुम्हारे पास है ऑक्सीजन एटम, है ना। तो इसमें तुमको पूछ रहा है वो कि नंबर ऑफ तुम्हारा प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, ठीक है तुमको। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे क्या हो जाएगा, क्या आप बोलते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा ना एटॉमिक नंबर के बराबर, है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा 8। भैया जेड जो हमारा होता है एटॉमिक नंबर, वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहा है, हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं पता है, इसका एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 8। तो 8 क्या हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब नंबर ऑफ, और इसका मास क्या होता है ऑक्सीजन का यार 16 होता है, सबको पता है 16 होता है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा हमारा, मास नंबर माइनस प्रोटॉन, ठीक है, ये क्या आ गया हमारा 8, ये भी आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। बताया था ना यार, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू हमारा क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ प्रोटॉन सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस जेड, ठीक है। तो ए यहाँ पे क्या है हमारा, ए मतलब मास नंबर ऑक्सीजन के लिए 16 और माइनस 8 हमारा क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल इन न्यूट्रल एटम, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा 8 यार, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक बात नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली मोल से रिलेटेड, ठीक है। तो मोल के ऊपर जब क्वेश्चन बनेंगे इससे इंपॉर्टेंट तो हम वहाँ देख लेंगे, बाकी इसमें इससे ज़्यादा कोई और इंपॉर्टेंट बात है नहीं अगर हम किसी एक एटम के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब तुमसे वहीं आ जाए क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल के लिए पूछ लिया ना कि इसमें तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे, है ना। तो उसको कैसे करोगे यार, उसको बेसिकली क्या करोगे, उसको बेसिकली ऐसे करना है कि जो हमारे इंडिविजुअल एटम्स हैं उनके कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लेंगे, तो वही हमारा मतलब इस मॉलिक्यूल का आ जाएगा, ठीक है। तो देखो उसको कैसे करना है, मान लो यहाँ पर हमारा कार्बन है ना, पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं ना, नंबर ऑफ ये दो बार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या बोलते हैं हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो कार्बन के नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 और ऑक्सीजन हमारे 2 हैं, है ना, और एक पे कितना होता है 8। तो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए इसके 8 दूनी 16 और 6 22 हो गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे हम ए माइनस जेड, मतलब एक इसका यहाँ पे हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, कार्बन का होता है 12, इसका होता है क्या बोलते हैं 16, एक ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन है, कितना हो गया 16 दूनी 32, 32 और 12 44, है ना, 44 और माइनस क्या हो गया हमारा जेड, जेड का क्या है हमारा, जेड मतलब हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो कितना है हमारा 22, तो ये कितना आ गया 22 आ गया, ठीक है, आई बात समझ में। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूल है न्यूट्रल है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के लिए हम ऐसे बात कर लेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल हो सिमिलर टाइप से निकाल लेंगे, कोई भी एटम हो सिमिलर टाइप से निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो यार, अब करते हैं हम थोड़ी काम की बात, ठीक है। मतलब जो कुछ भी मैंने तुमको अब तक पढ़ाया वो बेसिकली क्या था हमारा प्री रिक्विजिट नॉलेज, मतलब
तुमको वो चीज़ ऐसा, अगर तुम आईडीजी की तैयारी करने कहीं जा रहे हो, मान लो किसी कोचिंग सेंटर में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो वो समझा जाता है कि उतनी बेसिक चीज़ें तुमको आनी चाहिए, ठीक है। जनरली पढ़ाई तुम्हारी कहाँ से चालू होती है या फिर क्वेश्चन तुम्हारे कहाँ से आते हैं मेनली, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, वो मतलब बेसिकली जो पार्ट है कैलकुलेशन वाला वो यहाँ से चालू होता है, ठीक है। अब देखो मोल तुम्हारा बेसिकली क्या है यार, टॉपिक है हमारा यहाँ से मोल, ठीक है। मोल बेसिकली तुम्हारा क्या है, जैसे कि तुमको पता है कि एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है ना, एक दर्जन में 12 होता है ना, और एक स्कोर में कितना होता है 20, ठीक है। एक दर्जन में कितना होता है 12, वैसे एक स्कोर में होता है 20, है ना। तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं, कि वन मोल ये जो लिख रहा है इसको मत देखना एक मिनट के लिए, अगर तुमसे ये बोलूं कि वन मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है भाई। एक दर्जन इक्वल टू 12 यूनिट, वो भी किसी ने बनाया होगा ना, वैसे ही मान लो कि एक मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, है ना, किसी भी चीज़ के, है ना। तुम इसको पार्टिकल्स मत बोलो, तुम इसको बोलो, क्या बोलो, तुम इसको बोलो यूनिट पार्टिकल्स, है ना, यूनिट पार्टिकल्स, ठीक है। एक मोल मतलब 6.022 10⁻23 यूनिट पार्टिकल्स किसी भी चीज़ की, जैसे वैसे ही जैसे एक दर्जन बराबर एक दर्जन बराबर 12 यूनिट्स किसी भी चीज़ की, है ना, वैसे ही एक मोल बराबर इतने पार्टिकल्स किसी भी चीज़ की, ठीक है बात। तो बेसिकली ये क्या है हमारा, इट इज़ अ नंबर यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये एक नंबर है, बता दिया कि उसकी वैल्यू कितनी है। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, कि किसी अमाउंट का नंबर कितना है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कि अगर मेरे पास किसी भी सब्सटेंस के इतने यूनिट पार्टिकल्स होंगे तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, 1 बोल दूंगा। कैसे, जैसे कि मैं 12 पार्टिकल्स अगर मेरे पास किसी चीज़ के होते हैं, जैसे मेरे पास 12 केले होते हैं, तो मैं उसको क्या बोल देता हूँ, एक दर्जन बोल देता हूँ, है ना, एक दर्जन बोल देता हूँ, नहीं बोल देता। वैसे अगर मेरे पास इतने पार्टिकल्स होंगे किसी चीज़ के, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, एक मोल बोल दूंगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो, है ना, अब सीधे इस पर क्वेश्चन करते हैं, मतलब इसमें इससे ज़्यादा कुछ तुम नहीं सीख सकते मोल में, ठीक है। मतलब आगे वेरिएशंस आएंगे कैसे कैसे हम कनेक्ट करते हैं, है ना। बट जो इंपॉर्टेंट बात है वो हमारी हो गई, है ना, यही थी कि एक मोल बराबर इतने पार्टिकल। अब उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो मतलब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब बेसिक कैलकुलेशन जो हमने 6, 7, 8 में पढ़ी थी वो तुमको भी पता लगेगा। देखो कैसे, यूनिटरी मेथड हम बाद में कवर करेंगे, है ना। इससे पहले तुम ये देखो कि फ्रॉम 1 मोल ऑफ आयरन इफ 12.04 इंटू 10⁻22 एटम्स आर रिमूव्ड देन रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स विल बी। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि देखो कि तुम्हारे पास है एक मोल किसका है, एक मोल Fe का है, मतलब क्या हुआ कि 6.022 इंटू 10⁻23 तुम्हारे पास पार्टिकल्स हैं किसके, Fe के, है ना। और इसमें से तुमने क्या निकाल दिया, इसमें से तुमने माइनस कर दिए, एक मोल है इसमें से तुमने यहाँ पे मोल में से माइनस करवा रहा है, ठीक है, या फिर इसमें से माइनस करवा रहा है, एक ही बात है। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि एक मोल में से तुमने 12.04 इंटू 10⁻22 एटम्स माइनस कर दिए। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सर का ये क्या पूछ लिया है, तो मतलब नई चीज़ पूछ ली हमसे, है ना। अब देखो इसका एनालॉग देखते हैं। मान लो मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हारे पास 5 दर्जन केले हैं, है ना, 5 दर्जन, ठीक है, 5 दर्जन केले हैं, इसमें से 6 केले तुम्हारे चले गए, है ना। तो तुम्हारे पास कितने केले बचे, तो तुम क्या करोगे कि 6 को कन्वर्ट करोगे इसमें दर्जन में, 6/12 मतलब हाफ दर्जन, और 5 में से हाफ घटा दोगे, मतलब क्या हो गया तुम्हारे पास 4.5 दर्जन बचेगा, ठीक है। इसको अरे यार क्या कर रहे थे हम, हाँ सॉरी, ये हाफ है तुम्हारे पास, है ना। अब इसको 5 में से तुम घटा दोगे किसको, हाफ को, तुम्हारा क्या बचेगा यार, ये 9/2, ठीक है, मतलब 4.5 दर्जन बेसिकली ये बचेगा, ठीक है। अब सिमिलरली तुमको यहाँ पे क्या करना है कि इसको तुम मोल में कन्वर्ट करोगे, इसको मोल में कन्वर्ट करोगे, कैसे करेंगे मोल में कन्वर्ट यार, वैसे ही जैसे इसको किया है कि छः तुम्हारे पास 6 केले थे, 12 से डिवाइड कर दिया हाफ दर्जन, वैसे ही इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 से, है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मोल में कन्वर्ट होकर आ जाएगा, है ना। और एक में से जितने मोल आएंगे वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कितने मोल आएंगे वैसे 22, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा 23, तो यहाँ बचा 10, है ना। और ये गया तुम्हारा 2, तो 2/10 मतलब 1/5, 1 माइनस 1/5 क्या हो गया तुम्हारा 4/5, ठीक है। इतने मोल आएंगे, है ना। अब देखो तो मैंने यहाँ पे ये मोल में ही क्यों कन्वर्ट किया, मोल में ये जो नंबर पार्टिकल्स है मैंने इसको मोल में क्यों कन्वर्ट किया भाई, मैंने इसको मोल में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि मेरे से क्वेश्चन में पूछा था मोल कि कितने मोल बचेंगे। अगर मेरे से ये पूछा होता कि कितने पार्टिकल्स बचेंगे, है ना, अगर एक मोल में से इतने पार्टिकल्स गए तो कितने पार्टिकल बचेंगे, तो मैं क्या करता कि मैं भैया इसको
मैं इसको किस में नंबर में कन्वर्ट कर लेता, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, और ये तो मेरा नंबर्स में है ये, तो इसको इसमें से घटाता तो मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। तुम ऐसे समझ सकते हो, तुम मैं तुमसे कहता है कि तेरे पास 5 दर्जन केले हैं और उसमें से तुमने 6 केले घटा दिए, तो नंबर ऑफ केले कितने बचे, नंबर ऑफ बनाना मतलब, ठीक है। तो देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा कि 12 पंजे 60 होते, 60 में से 6 गए तुम्हारे, तो क्या बचा तुम्हारा 54, है ना। तुमने बेसिकली यहाँ पे क्या है, दर्जन को नंबर में कन्वर्ट कर लिया है ना। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है पूरी तरह से किस पे, क्या तुम्हारा क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछा गया है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ना। अब सिमिलरली तुम दूसरा क्वेश्चन कर लो यार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, है ना, कि 1 मोल ऑफ O, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में ज़्यादा आइटम होंगे, या फिर 1 मोल O2 में ज़्यादा आइटम होंगे, या फिर 1 मोल O3 में ज़्यादा आइटम होंगे, ठीक है। अब देखो, अब देखो कि तुम इसको ऐसे मानो, तुम इसको ऐसे मानो कि तुम्हारे पास एक बकेट है ना, एक बकेट है ये, और एक ये बकेट है ना, और तुम्हारे पास एक बकेट ये है, ठीक है। अब तुम्हारे पास इसमें एक बॉल है, इसमें भैया 2 बॉल है, और इसमें 3 बॉल है ना, इसमें 3 बॉल है, ठीक है। अब हम सब कहते हैं कि यार एक मोल की बात ना करके एक, मतलब ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे पास दो, मतलब 2 बकेट हैं, 2 बाल्टी है ना, 2 बाल्टी हैं ये वाली जिसमें एक एक बॉल है ना, तो इनमें बॉल, इसमें टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, 2, टोटल बॉल 2 हो जाएंगी। सिमिलरली अब इस वाली बाल्टी के लिए बात करें, 2 बाल्टियाँ ये वाली, तो बॉल कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, है ना। अब सिमिलरली हम इसके लिए बात करें तो यहाँ कितनी हो जाएंगी, अगर 2 बाल्टी हैं ये वाली, ये 2 वाली बकेट है, तो 3 दूनी 6, तो टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, 6, है ना। सिमिलरली अगर मेरे पास 1 मोल ये वाली बाल्टी है, 1 मोल, है ना, तो बॉल कितनी हो जाएंगी मेरी, क्या बोलते हैं तुम्हारी, 1 मोल बॉल्स हो जाएंगी, 1 मोल, है ना। अगर मेरे पास मान लो 2 मोल ये वाली बकेट है ना, तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, 2 मोल बॉल्स हो जाएंगी ये वाली, है ना। यहाँ इस पर्टिकुलर बाल्टी के लिए तुम्हारी टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, 2, है ना। अब सिमिलरली तुम्हारे पास मान लो 1 मोल ये वाली बाल्टी है, तो इसमें टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, 3 मोल, 3 मोल हो जाएंगी यार, 3 मोल हो जाएंगी। तो सिमिलरली इस बाल्टी को हटा के तुम O और O2 और O3 कर लो, है ना, तो वहाँ से तुमको पता लग जाएगा किस में ज़्यादा हमारे नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स है। यहाँ पे हम बॉल की भाषा में बात कर रहे थे, तो भैया यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो यार ये रही बात आज की क्लास की, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, मतलब जो आगे का सिलेबस है उसके साथ, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर यार तुमको क्लास समझ में आई हो, ठीक है, मैं राइटिंग की बात नहीं कर रहा बेसिकली, ठीक है, अगर तुमको क्लास समझ में आई हो, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा यार मतलब इस लेक्चर को शेयर कर देना, ठीक है, ताकि तुम्हारे जो और दोस्त हैं वो भी मतलब आसान भाषा में चीज़ों को सीख पाएँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइज।